हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज जो है कंपनी ऑडिट की सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने 139 पूरा कर लिया था, 140 सबसेक्शन 1 कर लिया था जो रिमूवल का था, 140 सबसेक्शन 2 और 3 कर लिया था जो ऑडिटर जो है खुद रिजाइन करता, रेजिग्नेशन का जो था। नाउ 140 सबसेक्शन 4, 140 सबसेक्शन 4 में क्या कह रखा है, स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो एसआर कब पास होता है? व्हेन एसआर इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन एन एजीएम। अगर किसी एजीएम में जो है एसआर जो है रिक्वायर्ड कब होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मीटिंग में हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है और एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो एसआर कहाँ पास होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, कि रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंट नहीं होगा। एंड टू अपॉइंट एज ऑडिटर एनी पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। और एक या फिर दूसरा क्या होगा कि कोई अदर पर्सन जो है ऑन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा, स्पेसिफिकली बोल दिया। ठीक है ना? स्पेशल नोटिस ऑल्सो सेंड टू रिटायरिंग ऑडिटर। तो रिटायरिंग ऑडिटर को भी स्पेशल नोटिस जाएगा, जैसे मीटिंग का नोटिस जाता है सारे मेंबर्स को, वैसे ही ऑडिटर को भी स्पेशल नोटिस जाएगा रिटायरिंग ऑडिटर को। ऑडिटर हैज अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ मीटिंग। तो ऑडिटर के पास क्या राइट है? टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट टू बी सेंट और रीड आउट एट मीटिंग। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो है सेंड करने की, मतलब अभी आगे एक्सेप्शन। जनरली रिप्रेजेंटेशन सेंड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करी जा सकती, नहीं करी, और रीड आउट एट मीटिंग। ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करते हैं सर की, तो और तो हमें मीटिंग में रीड करना पड़ता है उसको सबके सामने, तो दोनों में से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी और अदर पर्सन ट्रिब्यूनल पास सच ऑर्डर। अगर ट्रिब्यूनल ही कह देता है, कोर्ट कह देता है कि आप इस पर्सन को हटा दो, ऑडिटर को हटा दो, तो जो है रिप्रेजेंट ना तो भेजने की जरूरत है, ना ही मीटिंग में उसको रीड करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब था 140 सबसेक्शन 4 में स्पेशल नोटिस। नाउ 140 सबसेक्शन 5 में क्या है? डायरेक्शंस फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर। तो डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन ऑब्वियसली कंपनी नहीं जो है, या तो मतलब कोई बड़ा देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बस की ये बात नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शंस कौन देगा? तो डायरेक्शंस देगा ट्रिब्यूनल। पास सच ऑर्डर, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल कंपनी को कहेगा आप अपना ऑडिटर चेंज करो। आइदर स्योमोटो, या तो स्योमोटो मतलब खुद की मर्जी से, मतलब उसको खुद लगा नहीं ये ऑडिटर ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सीजी, या ट्रिब्यूनल को किसने कहा है? सीजी ने कहा है कि यार इसको बोलो ऑडिटर हटाएगा। तो कौन कौन कहेगा? सीजी खुद को, या ट्रिब्यूनल स्योमोटो, और बाय एनी अदर पर्सन मे कंसर्न, या फिर कोई अदर पर्सन, ठीक है, जो कंसर्न हो, जो इफेक्ट हो रहा हो ऑडिटर से। ठीक है ना? तो ये तीन लोग कह सकते हैं, कोई भी पर्सन, सीजी, और थर्ड क्या है? ट्रिब्यूनल हिमसेल्फ। नाउ if it satisfied that the auditor has acted a fraudulent manner or abated or colluded any fraud। अगर उसको ये बिलीव होता है कि ऑडिटर ने कुछ फ्रॉड करा है, कुछ या एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अबेटेड और कल्यूटेड, कुछ भी फ्रॉड करा है, कुछ भी जो है मिसहैप करा है, तो जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि इसको जो है ना ऑडिटर को तुम हटाओ। ट्रिब्यूनल हैज पास द ऑर्डर विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर, तो विद इन 15 डेज जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि इस पर्सन को हटाओ। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल, सियोमोटो, सीजी, ये एनी अदर पर्सन कंसर्न, ये तीन चीजें। रीजन क्या होगा कि ऑडिटर ने करा है फ्रॉड, और विद इन एप्लीकेशन मिलने के कितने टाइम में? विद इन 15 डेज। If the order passed against the auditor under section 140 subsection 5 by the tribunal, अगर 140 सबसेक्शन 5 के अंदर जो है ऑर्डर पास हो गया है, द ऑडिटर शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अगर कोई फ्रॉड करा है सपोज, तो उस फ्रॉड वाले जो पर्सन है उसको कोई भी रखेगा, तो उस ऑडिटर को वो एलिजिबल ही नहीं होगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में, उस कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी में, जितनी भी कंपनियों में अगर वो प्रेजेंटली ऑडिटर है तो वहां पे भी ऑडिटर नहीं रहेगा। तो इसका ये चीज याद रखना, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में
फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया आज के दिन जो है 9/5/2020 को जो है ऑर्डर पास करा, तो आज से 5 years तक, ठीक है, 25 तक वो जो है एलिजिबल नहीं है टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, एंड the auditor shall also be liable for action under section 447 of the Companies Act। 447 क्या है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो ये जो सीए फाइनल वाले बच्चे हैं, ये 447 उनके उसमें तो है। आईपीसीसी वालों के लिए मैं बता देती हूँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है और मैक्सिमम जो है वो 10 years है। और फाइन जो है मिनिमम जितने का फ्रॉड हुआ है, सपोज 1 CR का फ्रॉड हुआ है तो 1 CR जो है पेनल्टी जो है फाइन की होगी, और मैक्सिमम जो है वो 3 times, मतलब 1 CR का 3 times, दैट इज 3 CR जो है आपको पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अदर केसेस के लिए 6 months है कि आपका 6 months की इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 months है अंडर सेक्शन 447 के अंदर। तो उसको 5 years तक तो वो डीबार्ड हो जाएगा एनी कंपनी से, और उस पे एक्शन होगा अंडर सेक्शन 447 में कि वो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड के अंडर में। नाउ सेक्शन 141, तो अभी हमने पूरा 140 हो गया। 140 सबसेक्शन 4 स्पेशल नोटिस, और 140 सबसेक्शन 5 की जो है रिमूव करना है, और उसको जो है क्योंकि फ्रॉड करा है, ट्रिब्यूनल जो है रिमूव करेगा, सीजी ने, ट्रिब्यूनल सियोमोटो या एनी अदर पर्सन कंसर्न ने अगर कहा है तो, ठीक है ना। नाउ सेक्शन 141 क्या है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, 3 चीजें, ठीक है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो है ऑडिटर की। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, तो ये एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर की है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, तो पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, ठीक है। होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, जिसने सिक्योरिटी या जिसको किसी कंपनी में इंटरेस्ट है कि हाँ अगर इस कंपनी ने इतना कमाया तो मेरा फायदा होगा, ठीक है, तो उसकी कोई या तो सिक्योरिटी है, मतलब उसने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, एनी सिक्योरिटी, और या उसका कोई इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है, तो किसका? पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर का, ठीक है ना। पीपीआर या पीआरपी या आरपीपी कैसे भी करके कर लेना, पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, ठीक है, क्या सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट ऑफ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग ऑफ अ सब्सिडरी और ऑफ एसोसिएट कंपनी, इन चीजों में। तो होल्डिंग ऑफ अ सब्सिडरी, एसोसिएट और होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी में उसका सिक्योरिटी और या इंटरेस्ट है, तो जो है वो पर्सन क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड, राइट। रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ फेयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू एक होता है मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, पर फेयर वैल्यू जो वो बुक्स में वो दिख रहा है वो सिर्फ 10 रुपीज ही है। तो फेयर वैल्यू कितना? 1000। तो अगर जो है एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा कि रिलेटिव ने होल्ड कर रखी है और मार्केट वैल्यू जो है उसकी 1500 है, तो क्या होगा? हाँ कर सकता है, हमें तो फेयर वैल्यू से मतलब है ना, हम फेयर वैल्यू देखेंगे। तो फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 1000। The auditor should take corrective action within 60 days of such acquisition of interest, और within 60 days अगर सिक्योरिटी होल्ड कर भी ली मोर देन 1000, तो within 60 days क्या हो जाएगा? करेक्टिव एक्शन लो, और वो सिक्योरिटी को या तो आप सेल करो या कुछ भी करो, तो वो लेस देन जिसका फेयर वैल्यू क्या है? 1000 रुपीज। नाउ इंडेटेड, तो अब पहला फर्स्ट क्या था? सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, दूसरा है इंडेटेड। इंडेटेड मतलब उधार, ठीक है, तो किसका? सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट, कितना? 5 लाख, तो 5 लाख तक का जो है उधार। गारंटी ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी, तो कोई भी गारंटी और कोई भी सिक्योरिटी दे रखी है इन कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी जो कि जो है इंडेटेड है कंपनी से, उसका सब्सिडरी, एसोसिएट और होल्डिंग, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख,
1 लाख से ज़्यादा की अगर मैंने गारंटी और सिक्योरिटी दे रखी है किसी पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर ने, तो वो भी क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। तो गारंटी कितना? नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीस, इंडेटेड 5 लाख और जो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है वो कितना? फेयर वैल्यू जो है रुपीस 1000। नाउ a person or a firm whether directly or indirectly has a business relation with the company। और किसी भी पर्सन या कोई भी फर्म जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका बिजनेस रिलेशन है विद कंपनी, कंपनी के साथ उसका बिजनेस रिलेशन है। तो बिजनेस रिलेशन क्या होता है? वो है कंस्ट्रक्टेड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस। तो कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कोई दो पर्सन एंटर्ड हुए हैं, उसको बिजनेस रिलेशन कहेंगे, मतलब कमर्शियल होना चाहिए ट्रांजेक्शन को। एक्सेप्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन कब नहीं मानी जाएगी? कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन अ नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। जो क्या है? प्रोफेशनल सर्विस। सीएस क्या है? प्रोफेशनल है। हमने कोई सर्विस दी है अगर अपने क्लाइंट को, तो वो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑल्दो वो कमर्शियल पर्पस है क्योंकि हम उससे पैसे उतने ही लेंगे अपनी सर्विस के। परमिटेड टू बी रेंडर्ड एज एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म एज पर जो है सी एक्ट 1949। तो सीए एक्ट ने परमिट कर रखा है कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दोगे ना, तो उसको हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं लाएंगे। बट अगर आपकी कोई और डीलिंग हो रखी है कंपनी के साथ, तो एक्सेप्ट प्रोफेशनल सर्विस, तो वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आएगी। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस एट आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का क्या मतलब है? कि बायर जो है वो विलिंग है इस प्राइस पे ना वो किसी को भी बेच देगा, और सेलर भी क्या है? विलिंग है कि अगर ये प्राइस होगा ना, हाँ ओके मैं खरीद लूंगा। ठीक है ना? तो सेलर भी रेडी, बायर भी रेडी, और दोनों का फायदा। ठीक है, बायर ये सोच रहा है, आर्म लेंथ पे हमेशा बायर ये सोचता है ना कि मैं इतने प्राइस पे ये आर्टिकल ना मैं किसी को भी बेच दूंगा, जरूरी नहीं है वो मेरा रिलेटिव हो, अगर मैंने उस बंदे को कभी देखा भी नहीं है मैं उसको भी बेच दूंगा। तो दैट इज आर्म लेंथ प्राइस। लाइक सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, होटल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। सपोज अगर कोई सीए ऑडिट करने गया हॉस्पिटल का, और उस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ, ठीक है, होकर आया, या उसका कोई फादर या कोई और रिलेटिव एडमिट हुए, तो वो क्या है? वो हॉस्पिटल ने उससे फेयर जो है बिलिंग करा। वो क्या हो गई? आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब अगर कोई वोडाफोन का या एयरटेल का ऑडिट करने गया और उसके पास सेम नेटवर्क है, ठीक है, तो वो तो प्रॉपर चार्जेस दे रहा है ना अपने फोन के बिल के। तो दैट इज क्या है? आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल। पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, सेक्शन 447 में जो है फ्रॉड का था, और अ पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। और 10 years जो है वो कंप्लीट जो है नहीं हुए। ठीक है, तो फ्रॉड के लिए जो है पर्सन जो है कन्विक्ट हुआ है, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो इनएलिजिबल होंगे। तो अभी जो हम जो पढ़ रहे थे वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन पढ़ रहे थे कि या तो उसने सिक्योरिटी जो है हेल्ड कर रखी हो, कितना फेयर वैल्यू जो है रुपीज 1000, और 60 डेज के अंदर रेक्टिफाई ना कराओ, इंडेटेड हो गया 5 लाख, गारंटी होगी 1 लाख। ठीक है, और क्या है? बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्विस एक्सेप्शन है कि नहीं आती है। ठीक है, और पर्सन जो है कन्विक्टेड है अंडर फ्रॉड, और उसको 10 इयर्स जो है इलैप्स नहीं हुए, क्योंकि मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट थी वो 10 इयर्स तक थी, 3 इयर्स टू 10 इयर्स तक। नाउ सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स क्या होता है? और सीए जो है वो कितना एलिजिबल है कि वो कितनी ऑडिट कर सकता है। सो नॉट मोर देन 20 कंपनीज, 20 कंपनी से ऊपर नहीं कर सकता। अदर देन मतलब ओपीसी, डोमेंट, स्मॉल कंपनी, ये वाली जो है 20 कंपनी की कैलकुलेशंस में नहीं आती है। कौन कौन? 1%, डोमेंट, स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 सीआर। 100 सीआर का तो ये लिमिट जो है एग्जाम में लिखने के लिए आ सकती है। 1% कंपनी, डोमेंट, स्मॉल, प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 सीआर, paid up share not less than 100 CR, not committed default in filing under section 137। तो एनुअल रिटर्न और जो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें जो है कोई डिफॉल्ट ना करा हो कंपनी ने, ठीक है ना, तो वो जो है विद द रजिस्ट्रार। तो अब पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 सीआर है, लेकिन कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो प्राइवेट कंपनी जो है वो सीलिंग में इंक्लूड हो जाएगी, वो एक्सक्लूड नहीं होगी।
ठीक है, तो उसका ये भी चेक करना है कि उसने डिफॉल्ट ना करा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने के अंदर। नाउ specified number of tax or audit assignment that an auditor as an individual or a partner of a firm can be accept जो है वो 60 है। टैक्स ऑडिट कितनी है पर पर्सन, जो भी पर पार्टनर है वो 60 है, मतलब एक इंडिविजुअल सीए 60 टैक्स ऑडिट पे साइन कर सकता है। ठीक है, तो वो 60 टैक्स ऑडिट जो है ऑडिट कर सकता है। Record of audit assignment that the auditor or firm obtained shall be maintained in a prescribed manner। और जो भी ऑडिट असाइनमेंट जो भी मिली है ना, उसको प्रिस्क्राइब मैनर में जो है उसको मेंटेन करना है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, SA 230। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन किसमें बताया, सेक्शन 142। अभी हमने सारा 141 कर लिया है, एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन वाला। नाउ जो है ऑडिटर रेम्यूनरेशन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, तो कौन करेंगे, जनरल मीटिंग में मेंबर्स ही करेंगे, अपॉइंटमेंट प्लस रेम्यूनरेशन। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, तो अपॉइंट भी और रेम्यूनरेशन भी कौन डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन रेम्यूनरेशन, कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो इंक्लूड हो जाएंगे रेम्यूनरेशन, ठीक है। ऑडिटर इंकर्स एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ऑडिट, कोई भी ऑडिट से रिलेटिव एक्सपेंसेस हुए, लाइक ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया, या वो सारे के सारे जो है रेम्यूनरेशन में। ऑडिट फैसिलिटी, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, कोई भी फैसिलिटी एक्सटेंडेड हुई है, सपोज करो कि वो आउटस्टेशन ऑडिट है तो उसको स्टे भी मिलेगा, जो क्लाइंट पे करता है, हर बार यही होता है, तो वो भी क्या है और रेम्यूनरेशन में ऐड होती है। Remuneration does not include any fees paid to the auditor or any other service rendered by him to the request of the company। अगर suppose auditor ने कुछ और भी काम करा है, जिसके लिए जो है कोई और सर्विस रेंडर करी है, सपोज करो अकाउंटिंग की तो वो कर नहीं सकता, जीएसटी की रिटर्न फाइल करी है, ठीक है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में हेल्प कराई है, तो जीएसटी भी रिटर्न वही है, प्लस जो है जो केसेस होते हैं वो भी जो है क्या नाम है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को मिल जाते हैं, जो भी कंपनी के केसेस होते हैं जो अपील में जाते हैं, तो वो वाले के लिए जो भी सर्विस रेंडर करी है वो जो है अलग होगी, वो ऑडिटर रेम्यूनरेशन में ऐड नहीं होगी। अगर उसको केसेस के लिए जो है फीस मिली है, जो भी ऑडिटर को जो फीस दी है, तो वो ऑडिटर रेम्यूनरेशन में नहीं इंक्लूड होगी, लेकिन उसके जो है इन रिलेशन टू द ऑडिट अगर कोई एक्सपेंस हुआ है वो, और कोई एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है ऑडिटर को, तो वो भी क्या होगी, वो इंक्लूड होंगी, दो चीजें रेम्यूनरेशन में। लेकिन अगर कोई और सर्विस दी है जो ऑडिट से रिलेटेड नहीं है बट कोई और सर्विस है जो कि अलाउड है, तो उसके लिए क्या होगा, वो अलग से दी जाएगी, वो रेम्यूनरेशन में ऐड नहीं होगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 में जो है डिस्क्लोजर देना पड़ता है कंपनी को, क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, अमाउंट पे टू द ऑडिटर वेदर एज फीस एक्सपेंसेस और अदरवाइज एज सर्विस रेंडर। तो जितना भी अमाउंट ऑडिटर को पे करा गया तो उसको बाइफिकेट, उसको चाहे एक्सपेंस के लिए, चाहे फीस के लिए, या अदरवाइज किसी और सर्विस के लिए वो शो करना पड़ता है एज ऑडिटर। उसको ऑडिटर कितना दिया, टैक्सेशन मैटर के लिए कितना दिया, कंपनी लॉ के मैटर के लिए कितना दिया, मैनेजमेंट सर्विस, अदर सर्विस एंड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो उसको रिम्बर्स एक्सपेंसेस कितने, ये सब हमें बाइफरगेट करके अलग अलग शो करना होता है वर्किंग में। लेकिन जब ऑन द फेस ऑफ P&L जब आते हैं तो ये सब एक ही जगह दिख जाते हैं, राइट, रेम्यूनरेशन में ऐड हो जाते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, तो अभी हमारा 142 तक हो गया है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें 143 उठा लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट।